अस्सलामुअलैकुम। दिन भर की खबरों और उन पर किए गए तज्जियों और तबसरों के साथ प्रोग्राम दिन भर से मैं हूं ज़ैनब जतोई और मैं हूं फैजान इकबाल। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी की कोशिशें, पंजाब में गवर्नर राज की राह हमवार हो रही है। नवाज शरीफ के गिले शिकवे और इंकशाफात, हवाओं का रुख बदल चुका। इसहाकडार मेशत संभालने के लिए क्या गिदड़ सिंगी लाए हैं। तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जानी। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के हवाले से कि आज रावलपिंडी की मकामी अदालत में विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को इश्तिहारी करार देने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए फौरी गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया गया। अदालती हुक्म के फौरन बाद एंटी करप्शन की टीम विफाकी वज़ीर की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट पहुंची, लेकिन अदालती हुक्म की तामील के बगैर ही वापस लौटना पड़ा। हफ्ते के रोज भी मॉडल कोर्ट की जानिब से वारंट जारी होने के बाद भी एंटी करप्शन की टीम विफाकी वजीर की गिरफ्तारी के लिए थाना पहुंची थी, जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात रोकने की दरखास्त पर अदालत ने कानून के मुताबिक तहकीकात जारी रखने का हुक्म देते हुए FIA को नोटिस जारी कर दिया है कि वो कानून के मुताबिक तहकीकात करें। जी हां, और PTI वकील ने अदालत से इस्तदा की है कि FIA को कोई एक्शन लेने से रोका नहीं जाएगा, जिस पर मुअज़्ज़िज़ अदालत ने कानून के मुताबिक तहकीकात जारी रखने का हुक्म भी जारी कर दिया है। आपको मजीद बताएं कि PTI रहनुमा असद उमर की दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की दरख्वास्त की समाअत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने इसी दौरान रिमार्क्स दिए कि पंजाब और KP में इस जमात की हुकूमतें हैं, आप पहले इन सूबों में जाकर ये कानून असम्बली से ख़त्म कराएं और फिर सूबाई असेंबली से कानून खत्म करा के यहां पर आ जाएं। आपको ये भी बताएं कि ऐसा लग रहा है कि इत्तेहादी हुकूमत और तहरीक इंसाफ अदालत खेल रही है और अवाम जो है ऐसे में परेशान है। एक दूसरे पर मुकदमात, गिरफ्तारियां, इक़दामात का निफाज रोकने के लिए अदालतों में दरखास्तें दायर की जा रही हैं। तो सूरत हाल गंभीर होती जा रही है। लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान होने से कबल इस्लामाबाद को कंटेनर्स का शहर भी बना दिया गया है। बिल्कुल। तो नाज़रीन, आज हर पाकिस्तानी के जहन में ये $1 मिलियन सवाल ये है कि सियासी हालात का रुख किस तरफ जाएगा। लॉन्ग मार्च हुआ तो नताइज क्या होंगे, इलेक्शन कबल अज वक्त होंगे या अनारकी फैलेगी। सूबाई हुकूमत की जानिब से विफाकी वज़ीर दाखिला की गिरफ्तारी की कोशिश का आखिर मतलब क्या है? क्या विफाकी हुकूमत के सब्र पाया जा रहा है? क्या पंजाब में गवर्नर राज की राह हमवार हो रही है? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कानूनी माहिर शाह खावर साहब। शाह खावर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले जरा बताइएगा, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी को किस तरह से देखते हैं कि आज दूसरी दफा पुलिस ने इसकी तामील करने से हुक्म से इनकार किया है और जो जवाब पेश किया जा रहा है वो एक टेक्निकल फॉल्ट है। उनके मुताबिक जो एड्रेस मेंशन किया गया है वो फैसलाबाद का है। इस टेक्निकल फॉल्ट के बारे में भी बताइए, इसको किस तरह से देखते हैं? हेलो शाह खावर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। अच्छा शाह खावर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को आज दूसरी दफा गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है, लेकिन पुलिस ने इस हुक्म की तामील करने से इनकार किया है और उन्होंने जो जवाब पेश किया है उन्होंने कहा है कि ये टेक्निकल फॉल्ट है कि जो वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं उसमें जो लोकेशन मेंशन की गई है वो उनका फैसलाबाद का एड्रेस है। तो इस टेक्निकल फॉल्ट को किस तरह से देखते हैं? देखिए, बात यह है कि ये जितनी भी गिरफ्तारियां, जैसे भी आपने इंट्रो में भी कहा कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड चीजें हैं सारी। अगर वो वफाक की तरफ से हो रही हैं वो भी, और अगर सूबे की तरफ से भी हो रही हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि एक नापसंदीदा एक प्रैक्टिस है। लेकिन जहां तक अगर इसको कानूनी तरीके से देखें तो ठीक है, किसी भी शहरी को, चाहे वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में हो या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो, वो अदालती जो भी हुक्म है या उसका वारंट है उस पे अमल दरामद होना तो जरूरी है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जब राना सनाउल्लाह साहब चूंकि वफाकी वजीर दाखिला हैं और उनका सेक्रेटेरिएट पुलिस स्टेशन जो उनके बिल्कुल नीचे है, तो वो तो जाहिर है कि कोई ना कोई ऐसी कानूनी जवाब तलाश कर लेंगे कि उस पर अमल दरामद ना हो सके। लेकिन क्या ये आम शहरी के साथ भी ऐसा होता है? तो जवाब ये है कि ऐसा नहीं होता। अब ऑप्शंस देखें, राना सनाउल्लाह साहब के साथ ये है कि वो यहाँ से अपनी
राहदारी जमानत करवाएं और जहाँ पे उनका मुकदमा है वहाँ पे अपने आप को सरेंडर करें और वहाँ पे अपनी कब्ल गिरफ्तारी के लिए अप्लाई करें और उधर साबित करें अपनी बेगुनाही। तो ये तो एक प्रोसेस ऑफ लॉ है, ये तो सबको एडहेयर करना चाहिए। लेकिन मुसीबत ये है कि ये कोई भी प्रोसेस ऑफ लॉ को जो है वो उसको एडहेयर करना नहीं चाहता कोई, वो अपनी तौहीन समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कानून के मुताबिक जो भी ऑप्शंस हैं उनको एक्सरसाइज करना चाहिए और इस तरह इससे जो है वो मैं नहीं समझता कि फरार हासिल नहीं करनी चाहिए। सर, आपने प्रोसेस ऑफ लॉ की बात की है, जिस तरह से आपने देखा कि पीटीआई रहनुमा असद उमर ने दफ़ा 144 के खिलाफ जो है वो दरख्वास्त दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। सर, दफ़ा 144 जो है आम शहरी की हिफ्ज़ो अमान के लिए दफ़ा बनाई गई है और इंश्योर करती है लोगों की सेफ्टी को, लेकिन पीटीआई इसको ख़त्म कराना चाहती है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? अगर दफ़ा 144 को ख़त्म कर दिया जाता है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? देखिए, दफा 144 कोई इतनी बड़ी दफा नहीं है। वो एक जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है एक दफा 144 नाफिज करता है किसी भी उसके लिए पाबंदी के लिए, उसकी कुछ सजा इतनी ज्यादा नहीं होती। लेकिन अब यहाँ पे फिर ये देखना है कि आप जब खुद हुकूमत में हैं उस वक्त आप उसी दफा को 144 को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सियासी मुखालफिन के लिए। लेकिन अब आप खुद जब उसका विक्टिम बन रहे हैं तो फिर हमें आप ये ख्याल आया है कि ये दफा तो खत्म होनी चाहिए थी। तो आप देखिए ना, 4.25 साल फिर आपने इस दफा को खुद इस्तेमाल किया। आज जब आप खुद विक्टिम बन रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि जी उसको वो गैर आईनी है या बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है। तो मैं समझता हूँ कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उस पर बिल्कुल ठीक रिमार्क्स दिए हैं कि आप हमें पहले ये बताएं कि आप खुद जब हुकूमत में थे और आपकी मेजॉरिटी थी पार्लियामेंट में तो आपने ये पहले क्यों नहीं किया। तो ये तमाम चीजें जो है ये पॉलिटिकल टैक्टिक्स हैं जो कि अपने लिए सही खबर साहब, जिस तरह से आपने बात की ये पॉलिटिकल टैक्टिक्स के हवाले से, तो क्या समझते हैं कि हम देखते हैं कि जब ये नून लीग की हुकूमत नहीं थी, ये अपोजिशन में थे, तो पीटीआई वालों पर ये क्लेम किया जाता था कि ये इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अब जब वज़ीर दाखिला की गिरफ्तारी की बारी आई तो हम भी ये देख रहे हैं कि जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तो क्या समझते हैं कि इसी तरह से ही ये चलता रहेगा कि जिसकी हुकूमत आएगी वो दूसरी जो अपोजिशन पार्टी होगी या जो उनकी मुखालिफ पार्टी होगी उनके रहनुमाओं को इस तरह गिरफ्तारियां करते रहेंगे, छापे मारते रहेंगे? देखिए, ये तो माजी में भी होता रहा है और मेरा ख्याल है कि आइंदा भी होता रहेगा। लेकिन ये किसी सूरत भी पसंदीदा नहीं है, ये पसंदीदा इकदाम नहीं है कि जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो आप जो कवानीन हैं उनको अपने सियासी मुखालफिन को नीचा दिखाने के लिए या उन्हें परेशान और हरासा करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप खुद उसका शिकार होते हैं तो फिर उसमें आपको बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी भी नजर आती है और आपको एहसास होता है कि ऐसे कवानीन खत्म होने चाहिए। देखिए, कवानीन में तरामीम करना जो है ये पार्लियामेंट का काम है, बिल्कुल ऐसे, ये अदालतों का काम नहीं है। आप जब खुद पार्लियामेंट में हैं तो आप उसके खिलाफ पार्लियामेंट में मूव करें। तो आप अदालतों से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आपके खिलाफ वो कानून का जो है वो निफाज हो रहा है तो फिर आप जो है अदालतों का जो है वो दरवाजा खटखटाते। मैं समझता हूँ कि ये एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए तमाम पार्लियामेंटेरियंस को कि इस तरह के कवानीन अगर वो समझते हैं कि वो बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है तो वो बजाय सुपीरियर कोर्ट जाने के पार्लियामेंट में इसको उठाएं और उन कवानीन का खात्मा करें। बिल्कुल सही। जितने भी सियासी इख्तलाफात या सियासी मामलात हैं उनको पार्लियामेंट में हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि वहाँ पर हल हों, इससे पहले कि हमें अदालतों का दरवाज़ा खटखटाना पड़े। शाखावर साहब, आपने तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। जी, तो आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ लंदन में मौजूद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने खुद साख्ता जलावतनी के दौरान मीडिया से खुलकर गुफ्तगू की, जिसे पाकिस्तान के तकरीबन तमाम टीवी चैनल्स पर दिखाया गया। सहाफ़ियों के सवालात के दौरान 3 बार वज़ीर आज़म ने गिले शिकवे भी किए और कई बार ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स भी दी कि मेरे साथ काफ़ी बदसलूकी की गई। और नवाज शरीफ ने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। कि मुझसे इंतकाम लेते लेते आज आपने पाकिस्तान का भट्टा बैठा दिया। यानी मुझसे तो इंतकाम लेना था ले लेते, लेकिन पाकिस्तान से आपको इंतकाम लेने के लिए किसने आपको ये कहा? हर चीज़ महंगी हुई है। इमरान खान के दौर में, मेरे दौर तक अवाम खुश थे, मुतमईन थे। नाज़रीन, नवाज शरीफ ने अपने इंटरव्यू में अपने खिलाफ मुकदमात, सजाओं और अपनी नाअहली पर भी बात की। इस हवाले से उन्होंने किससे जिम्मेदार ठहराया, ज़रा ये भी सुनिए। फैब्रिकेटेड और फेक केसेस थे, कोई जिसमें कोई अपना ना जान है ना उसमें कोई
किसी किस्म का कोई अपना जो है वो एविडेंस है, लेकिन सजाएं दे दी कि मुझे इलेक्शनों से भी दूर रखा जाए और मुझे फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया। अगर आज कहा जा रहा है, देखें ना, लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन भी सुप्रीम कोर्ट से हुई और आज कहा जा रहा है कि जनाब ये तो बड़ा ड्रकोनियन कानून है और बहुत ही ये ड्रकोनियन फैसला है, कानून कहीं नहीं है, ये ड्रकोनियन फैसला है और जुल्म है, तो फिर उसका अजाला। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म ने इमरान खान की एब्सोल्युटली नॉट की गर्दान को भी मुस्तरद कर दिया। कहा एब्सोल्युटली नॉट इमरान ने नहीं, हमने किया था। पेश कर दिया गया हमें, हमने कहा उस पर भी एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान की अपनी गैरत है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। नवाज शरीफ के इंटरव्यू पर रद्देमल देते हुए आपको बताएं कि फवाद चौधरी ने साबिक वजीर आजम पर डील और एनआरओ का इल्जाम लगाया। जरा ये भी देखिए कि जो उन्होंने जिस डील के जरिए पाकिस्तान वापस आए हैं, आ रहे की कोशिश कर रहे हैं। आज नवाज शरीफ को चाहिए कि उस एनआरओ 2022 की जो डिटेल्स हैं वो हमारे सामने रखें और हिम्मत करें किस तरह से उन्हें 1100 अरब रुपए के मुकदमे जो हैं उसमें जरदारी और नवाज शरीफ को रिलीफ दिया गया है। जी तो नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने इंटरव्यू के दौरान अदालती फैसलों को जिस तरह तनकीद का निशाना बनाया, अपनी बेगुनाहियों को साबित किया और इस पर इसरार किया कि इंतकामी कार्रवाई का इल्ज़ाम लगाया गया है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज्ज़ियाकार डॉक्टर बकाई साहिबा। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि जिस तरह से नवाज शरीफ की जानिब से ये गिले शिकवे किए गए, क्या समझती हैं कि ये गिले शिकवे किस हद तक एक नया बयानिया कायम कर सकते हैं नून लीग के लिए? किस हद तक ये मददगार साबित हो सकते हैं अपना बयानिया कायम करने के लिए? मेरा नहीं ख्याल जी कि बहुत मददगार साबित होंगे, क्योंकि जो देखिए जो फॉरेन पॉलिसी पे उनका डिफाइनिंग फैक्टर था वो फिर कंटिंजेंट था इस बात पे कि इमरान खान ने क्या कहा। उसके साथ साथ जो उन्होंने कहा कि मेरे साथ ज्यादती हुई, तो आप मुझे यहाँ पर एक सियासी जमात और एक सियासी लीडर बताइए जो कहता है मेरे साथ ज्यादती नहीं हुई। मतलब इमरान खान साहब भी यही फरमाते हैं, नवाज शरीफ साहब भी यही फरमाते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी यही फरमाते हैं और पीपल्स पार्टी के लीडरान भी यही फरमाते हैं। फिर उससे भी ज्यादा अहम बात है कि उन्होंने कहा कि मेरे जमाने में महंगाई बिल्कुल नहीं थी, सब कुछ इमरान खान साहब के जमाने में हुआ, लेकिन उसके बाद जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई तो वो तो महंगाई तो बिल्कुल फट गई। इसका मतलब है कि जो कुछ शहबाज शरीफ साहब के जमाने में हो रहा है वो उसको कतन ओन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है कि नैरेटिव में जो वजन होना चाहिए ना वो वजन नहीं है, और मेरे ख्याल में रिएक्टिव रिस्पॉन्सेस थी। उन्होंने इस सूरत हाल को रिस्पॉन्ड डॉक्टर हुमा साहिबा, ये बात आपने बिल्कुल बजा फरमाई कि जिस तरह से नवाज शरीफ अदालतों पर तनकीद करते नजर आए कि मेरे खिलाफ जो फैसले किए गए उसमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस मैंने कौन कौन से फेस किए, मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया। देखा है माजी में अगर देखें तो इमरान खान भी तनकीद करते नजर आते हैं, तो किस तरह से इस प्रैक्टिस को खत्म करना चाहिए कि इदारों को ही तनकीद का निशाना बनाना किसी बयानिए को कायम करने के लिए जरूरी है क्या? नहीं, बयानिए को नहीं है, ये अपने बयानिए को मजबूत करने के लिए इदारों को घसीट लेते हैं। यही इदारे जब इनकी मर्जी के फैसले दें तो इन इदारों को ये सर पे बिठा लेते हैं, और यही इदारे जब कोई एक ऐसा फैसला दें जो इनकी सूरत हाल को सूट नहीं करता तो फिर ये इदारों पर इल्जाम तराशी करने लगते हैं। दरअसल हमारी जो पॉलिटिकल प्रोसेस है ना तो वो मैच्योर है, और माजरत के साथ ना हमारी जो जमहूरियत है वो मजबूत हो पाई है। देखिए, कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जमहूरियत बेहतर हो। हमारे यहाँ तो इन सम वेज जमहूरियत कमजोर हो गई है, और इदारों का भी किरदार उसी वक्त इस तौर हो जाता है जब जमहूरी अमल कमजोर होता है और सियासी जमातें कमजोर होती हैं। ठीक है। तो डॉक्टर साहिबा, नवाज शरीफ अपने खिलाफ फैसलों पर नजरसानी के लिए अब क्या करेंगे? क्या वो अदालत जाएंगे, और अगर अदालत जाते हैं तो क्या अदालतें इनके एतराजात जो हैं वो खत्म कर देंगी? क्या लगता है आपको? जी, हमारे यहाँ इदारे जो हैं उनके ऊपर इतना सवालिया निशान उठ गया है, क्योंकि जो अदलिया पहले सजाएं देती है फिर कन्वीनियंटली वही अदलिया जो है उन सजाओं को कालादम करार देती है। जो पासपोर्ट
रखती है, वो पासपोर्ट इशू करती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अब जो आम आदमी है ना, जो देखने वाला है, देखिए ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, इसका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑडियंस है जो मैं और आप हैं। तो हमें तो लगता है माजरत के साथ कि एक सियासी सर्कस है जो इस वक्त चल रहा है, और उस सियासी सर्कस से हमेशा मैं ये कहती हूँ दैट द जोक इज ऑन अस द पीपल। तो ये पाकिस्तान जो है ये 3/4 डूबा हुआ है। यहाँ पर बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, यहाँ पे नौजवानों के पास नौकरियां नहीं है। लेकिन ये तो किसी भी सियासी जमात का नैरेटिव का हिस्सा नहीं है। ये तो इसी बात को रोते रहते हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती हो गई। डॉक्टर साहिबा, आपने अदालतों की बात की कि अदालतें पहले फैसला देती हैं, फिर अपने फैसलों पर नजरसानी करती हैं और बाज़ औक़ात फैसले रिवर्स भी कर देती हैं, जिस तरह से आपने काला कानून की बात की। तो अभी दुरुस्तगी किस सिस्टम में आनी चाहिए? कैसे हम इन तमाम तर चीज़ों को दुरुस्त कर सकते हैं? अवाम जो कन्फ्यूजन का शिकार है कि फैसला आता है लेकिन उसके बाद फैसला बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है चंद सालों बाद, तो इसको आप किस तरह से देखती हैं? किस तरह से हम बेटरमेंट की तरफ जा सकते हैं? जब हम सिलेक्टेड और इम्पोर्टेड हुकूमत के घन चक्कर से बाहर निकल आए और हमें इस बात का यकीन हो जाए कि जिन लोगों को वोट दिया जाता है वही लोग फिर इख्तिदार में आते हैं। जब तक हम एक दूसरे को सिलेक्टेड, इम्पोर्टेड, मैन्युफैक्चर्ड, इंजीनियर्ड कहते रहेंगे और खुद इस मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग का हिस्सा बनते रहेंगे, बिल्कुल सही बात, नैरेटिव जारी रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक और चीज़ पे निशानदेही कीजिएगा, क्योंकि आप सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखती हैं। ज़रा ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि विफाक रहा है और पंजाब जो है वो उसके अपोजिट नज़र आता है, और क्या समझती हैं ये जो तमाम तर सूरत हाल है इस वक्त सियासी, तो ये पंजाब में कहीं गवर्नर राज की राह हवार की जा रही है? क्योंकि मरियम नवाज ने रिसेंटली एक बयान भी दिया है कि जब वो अब पाकिस्तान वापस आएंगी तो वो पंजाब को ही टेक ओवर करेंगी। तो इससे क्या लगता है कि पंजाब दोबारा से जो परवेज इलाही हैं उनको खतरात लाहक हो सकते हैं? देखिए, मैं मरियम नवाज साहिबा खातून है, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन वो तो 12 ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स देती हैं जिनके का फिर कोई उसमें वेटेज नहीं होता और फिर वो काउंटर हो जाते हैं। और इसी तरह और दीगर सियासतदान भी हमारे जो है पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए इस तौर के स्टेटमेंट्स देते हैं। बट इस वक्त रियलिटी ऑफ द सिचुएशन ये है कि 22 करोड़ आवाम है, राइट जी, और 17 करोड़ आवाम के ऊपर पीटीआई की हुकूमत है। तो इस वक्त हम एक ऐसे समझिए सियासी चपखलिश और रस्साकशी का हिस्सा हैं जो अब रियासत के लिए नुकसानदेह हो रही है। बिल्कुल सही। पंजाब किसके पास जाता है, क्या ये अहम है या ये अहम है कि पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है वो रियासती कार्रवाइयों को चलने नहीं दे रही। आपकी ब्यूरोक्रेसी एक फाइल मूव नहीं करती, एक जमात आती है वो दूसरे पे मुकदमे दायर करती है, दूसरी जमात आती है वो दूसरों पे मुकदमे दायर करती है। लोग फखरिया बताते हैं मेरे पे 100 FIR कट गई, मेरे पर 180 FIR कट गई। हमने तो सियासत का तमाशा बना दिया। मतलब आप यकीन कीजिए कि कोई ऐसा मुल्क होगा जहां लोग भूखों मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं, डेंगू से मर रहे हैं, सैलाब से मर रहे हैं, और वहां सियासतदान जो हैं अलावा एक दूसरे को बुरा कहने के कुछ कर ही नहीं करे। सियासतदानों ने सियासत को तमाशा बनाया हुआ है। हमें चाहिए कि हम सियासत की बात करने की बजाय अवाम की बात करें, अवाम को कैसे रिलीफ मिल सकता है, ये हमारा गुफ्तगू का महवर होना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कि हम एक दूसरे की इक़्तिदार की खींचातानी और एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने पर तुले हैं, लेकिन अवाम का कोई नहीं सोच रहा। डॉक्टर साहिबा, आपने तफसीलन वक्त किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मज़ीद स्टोरीज शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। अब आपको बताया कि रुपए की कदर में इजाफे का सिलसिला आज से शुरू होने वाले नए कारोबारी हफ्ते के आगाज पर भी जारी है और स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद को 15% बरकरार रखने का फैसला कर लिया है। आपको बताया कि मार्केट की जानिब से तवक्को भी यही की जा रही थी कि शरह सूद को बरकरार रखा जाएगा और दूसरी जानिब रुपए की कदर में इजाफे का सिलसिला नए कारोबारी हफ्ते के आगाज पर भी जारी है और इंटरबैंक में 1 रुपया 17 पैसे मजीद गिरने से डॉलर की कदर 218 रुपये 75 पैसे के बराबर हो चुकी है। और ओपन मार्केट की बात की जाए तो ओपन मार्केट में डॉलर की फरोख्त 216 रुपये तक जारी है और आपको बताया कि स्टॉक मार्केट में 220 भी मामूली तेजी देखी गई है। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार डॉलर की कीमत में आने वाली कमी को अपने चार्ज संभालने से जोड़ते रहे हैं। जी हाँ, तो गुज़िश्ता रोज उन्होंने सवाल कहा, सबसे पहले वो सुनिए जरा। बातचीत हो रही थी और आपने मूडीज़ की भी एक रिपोर्ट पढ़ी होगी, तो उस मूडीज़ का तो हमने जवाब दे दिया है। हमने उनकी जो उन्होंने प्रेस रिलीज़ दी उसका सारा जवाब दे दिया है, महल में उसको रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन
जो उसकी बुनियादी वजह जो उनके मेरा ख्याल है रेटिंग एजेंसीज हैं उनके अपनी वर्किंग या उनके ऐसे नतीजे पहुंचने की एक वजह थी कि जी हम पेरिस क्लब जा रहे हैं और पेरिस क्लब में अपने हम जितने लोन्स हैं वो वर्ल्ड बैंक, IMF, IBRD, एशियन डेवलपमेंट बैंक, फिर इवन ये चाइना का AIIB, तो वो हम रीशेड्यूल करवाने जा रहे हैं। हमने फैसला किया कि हम पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। तो नाज़रीन, कर्जे रीशेड्यूल कराने के लिए पेरिस क्लब नहीं जाएंगे, ऐसा भी कहना है वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार का। और इसाक डार साहब काफ़ी पुरएतमाद भी नज़र आते हैं एक ऐसे वक्त में जब IMF माहिदे के तहत मालियाती पॉलिसी तय करने में स्टेट बैंक खुद मुख्तार है और डॉर डॉक्ट्रेन के चलने का इम्कान भी नहीं है। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $8 अरब से कम हो चुके हैं, जबकि दोस्त मुल्कों की बात की जाए तो उनसे भी वादे अभी तक वफा नहीं हो रहे और डॉलर की कदर गिरने के सिवा कहीं से भी कोई और इशारा मौसूल नहीं हो रहा है। ऐसे में डार साहब क्या गिदड़ सिंगी लाएंगे, मैशत को ऐसा क्या सुंघाएंगे कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा। इसी पर बात करेंगे। अपने मेहमान मारूफ मुआशी तजियाकार हैं जिनका नाम है डॉक्टर हकान मजीद साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप मॉनेटरी पॉलिसी के हेड भी रह चुके हैं और आज मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद को 15% तक ही बरकरार रखा गया है, तो यकीनन मैशत के लिहाज से तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन सर, मसला ये है कि इसाक डार साहब के पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है कि अब डॉलर भी नीचे आएगा, 200 से नीचे भी जाएगा। लेकिन अगर इससे पहले बात करें तो तब भी वजीर खजाना इन्हीं के ही थे जो मिफ्ता इस्माइल थे। उन्होंने इस पर क्यों नहीं इस गाइडलाइन को फॉलो किया? इस गिदड़ सिंगी का उनको नहीं पता था क्या? ये शहबाज और नवाज का जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसको इंडिकेट करता है या वाकई में कोई गिदड़ सिंगी इसाक डार साहब ने सिर्फ अपने लिए ही संभाल के रखी थी कि जब वो इक्तदार में आएंगे तो पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ पहुंचाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर आस्किंग माय ओपिनियन। देखें, इसको समझने की यूं ज़रूरत है कि पाकिस्तान एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में जो सप्लाई ऑफ डॉलर है वो कम है और जो डिमांड ऑफ डॉलर है वो ज़्यादा है। इसका ताल्लुक बहुत बड़ा इस चीज़ से है कि IMF का प्रोग्राम जो कि मार्च में कहीं होना था वो जाकर 29 अगस्त को हुआ और फिर आपने देखा कि उनके 1.12 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान आए। और आपने सही फरमाया कि पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं इस वक्त $8 अरब से नीचे चले गए हैं। जस्ट इसको समझने के लिए कि जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि डॉलर्स की कमी को आप इस तरह देखिए कि अगस्त 2021 में यही रिजर्व्स जिनका आपने सही जिक्र किया वो $20 अरब के थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने थे। सो ऑब्वियसली ये जो आपने रुपए में एक जिसको आम लफ्जों में लोग कहते हैं कि रुपया घट गया या डिप्रीशिएट हो गया, और जिसको मैं कहता हूँ एक डिसऑर्डरली मूवमेंट। एक तो होती है ना कि आप ऑर्डरली मूव कर रहे हो, एक डिसऑर्डरली मूवमेंट जो आपने देखी उसका बहुत बड़ा ताल्लुक इस चीज से था कि IMF के प्रोग्राम की डिले की वजह से, स्टेट बैंक के रिजर्व्स के नीचे जाने की वजह से और पैसे ना आने की वजह से। जब मैं कहता हूँ पैसे ना आने की वजह से, उससे क्या मतलब है? उससे मतलब यूं है कि आपके जो मल्टीलैटरल्स थे, वर्ल्ड बैंक, ADB, AIIB, जिनका इस वक्त हमें फाइनेंसिंग आनी थी, वो भी स्लो हो गई। इसके साथ साथ एक इंटरनेशनल फैक्टर भी है। वो इंटरनेशनल फैक्टर ये है कि कमोडिटीज, ऑयल की कीमत बढ़ गई बहुत और उस बढ़ी हुई कीमत पर हमारी इंपोर्ट्स बढ़ गई। तो ये तो है एक तनाजुल जिसमें ये सारा कुछ हुआ। बिल्कुल सही। अब ये तनाजुल थोड़ा सा बेहतर हो गया है। आपने पूछा कि क्या है जो इसको तब्दील करेगा, ये तनाजुल थोड़ा सा बेहतर हो गया। वो क्यों हुआ है? एक तो यह है कि तेल जो कि पहले $120 पे था वो नीचे फिर 88-89 पे आया, इस वक्त $97 पे है ब्रेंट। सो एक थोड़ी सी फिर कमोडिटीज में भी कुछ ईजिंग हुई है। कोल की कीमत, एल्यूमिनियम की कीमत ये नहीं है कि बहुत नीचे आ गई है, बट कुछ ईजिंग हुई है। फिर IMF की किस्त आ गई। इसके साथ साथ अब उम्मीद ये है कि एक आपको थोड़ी सी फाइनेंसिंग ADB की फॉर एग्जांपल $1.5 अरब की फाइनेंसिंग अक्टूबर में मतवक्को है। सो जैसे जैसे ये डॉलर फ्लो बेहतर होगा,
आपके जो रुपए में इस्तेहकाम है, ये इसकी एक बड़ी वजह है। सही हो गया। दूसरा एक अच्छा डॉक्टर साहब, माजरत मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक क्लैरिटी कीजिएगा। यकीनन ये पाकिस्तानी अवाम भी इसकी क्लैरिटी चाहती है कि ये अब मौजूदा हुकूमत है, ये दावा करती है कि इमरान खान ने अपने 3.5 या पौने 4 सालों में सबसे ज्यादा तारीखी कर्जे लिए हैं, जबकि इमरान खान साहब की हुकूमत की बात करें तो वो यही दावे करते रहे कि गुज़िश्ता हुकूमत जो नून लीग है या पीपल्स पार्टी है, इन्होंने तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे लिए, जो कि आपकी ये हार्डकोर डोमेन भी है, आप इसमें सर्व भी कर रहे हैं। तो ये बताइए कि असल हकीकत है क्या, कर्जे किसने ज्यादा लिए, ताकि आवाम को तो एक क्लियर डायरेक्शन मिले। देखिए, कर्जों को समझने का एक तो जो अहम जुज़ है वो ये है कि पाकिस्तान जब अपना एक मालियाती खसारा करता है, या अंग्रेजी ज़बान में इसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, इसका मतलब ये है कि हमने पूरी मुल्क में कितना कमाया और हमने पूरे मुल्क में कितना खर्च किया, जो उसको जब आप माइनस करते हैं तो जो रकम सामने आती है वो आपको कर्जों की मद में लेना पड़ता है घर चलाने के लिए। ये बिल्कुल आसान तरीन तरीका। पाकिस्तान परपेचुअली जो है फिस्कल डेफिसिट करता चला जा रहा है। फिस्कल डेफिसिट से मतलब है कि हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा हैं और हम जो कमाते हैं वो कम है। कमाई से मतलब है एफबीआर के रेवेन्यूज, नॉन टैक्स रेवेन्यूज, हम जब इन सब को मिलाते हैं तो हमारी कमाई कम होती है। सो हर हुकूमत को कर्जे लेने पड़ते हैं। एक तो ये बात जरूरी है, जब तक हम अपना मालियाती निज़ाम नहीं सही कर पाते, हम अपने टैक्स की शरह को नहीं बढ़ाते सबसे बढ़ के, तो ये अमर कभी भी खत्म नहीं होगा। पिछले साल ही आपको पता है दोनों की हुकूमत रही, पर हमें 5280 अरब रुपए का मालियाती खसारा था। ये आज की रकम के मुताबिक 24 अरब डॉलर का है। आप खुद सोचिए। सो एक तो ये सबसे बड़ी वजह है। कर्जे जब पिछली हुकूमत भी छोड़ के गई तो बढ़े हुए थे, जब लास्ट पीटीआई की गवर्नमेंट भी छोड़ के गई तब भी बढ़ रहे थे। दूसरी एक और वजह है कर्जों की, और वो यूं है कि जब आपका पीटीआई की हुकूमत की जानिब से तो ये भी दावा किया गया है कि हमने तारीख में सबसे ज्यादा खजाना छोड़ा है, कोई हुकूमत इतना खजाना नहीं छोड़ के गई जितना हम छोड़ के गए हैं। देखिए, इसको इस तरह समझिए कि जो एक बात और खत्म कर लेंगे, कर्जे इस तरह भी बढ़ जाते हैं कि जब रुपी डीवैल्यू होता है तो जो आपके कर्जे डॉलर्स में हैं वो अगर आप देखें तो रुपयों में बहुत बढ़े हुए हैं। जहां आपका $1 का कर्जा था पहले 100 रुपए का था, अब अगर डॉलर आज 217 या 218 रुपए है तो आपका वही कर्जा आपका 218 रुपए बन गया। सो एक ये भी बड़ी वजह। अब हमारी मईशत एक बैलेंस ऑफ पेमेंट सर, मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद को 15% बरकरार रखने का फैसला किया गया है। इस फैसले पे आप क्या कहेंगे, क्या रिमार्क्स है आपके इस फैसले के हवाले से? देखिए, ये एक थोड़ी सी आपको एक चीज ये नजर आई है कि पहले 8% बढ़ा है शरह सूद, अब एक तकवीयत सी मिली है, और उसकी वजह ये है कि इन्फ्लेशन सितंबर में कुछ कम हुई है, एक रुपी भी कुछ बेहतर हुआ है, एक ये है कि फ्लड्स की वजह से इकोनॉमी खुद ही स्लो हो गई है। तो मकसद यही था कि ये जो डिमांड थी थोड़ी सी कम हो। सर, आपने बात किया सितंबर से इन्फ्लेशन भी कम हुई है, और क्या इसका सारा क्रेडिट इसहाक डार को जाता है, क्योंकि जब से वो आए हैं डॉलर भी स्टेबल हो गया है और रुपए की कदर में भी बेहतरी आई है। और सर वक्त कम है, एक शॉर्टली कमेंट ये भी कीजिएगा कि क्या वाकई डॉलर 200 से नीचे जाएगा इंशाल्लाह? देखिए, डॉलर की मूवमेंट जो है अब डिटरमिन हो रही है। एक तो थी आपका सेंटिमेंट, ऑब्वियसली सेंटिमेंट, ये जो 240 रुपए का रेट था ये बहुत ज्यादा सेंटिमेंट ड्रिवन था और इसमें स्पेकुलेशन शामिल थी। अब सेंटिमेंट और स्पेकुलेशन निकलते जा रहे हैं। अगर तो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बिल्ड होते चले जाएंगे तो रुपए में इस्तेहकाम रहेगा। सब सही, जल्द रुपए में इस्तेहकाम आएगा, और जो सैलाब की सूरत हाल है उसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी ओवरऑल ही स्लो हो चुकी है, जिसकी वजह से ये तमाम तर सूरत हाल का सामना है, लेकिन जल्द रुपया मुस्तहकम हो जाएगा। आपने अपना तफसीलन वक्त दिया हमें, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, उसके बाद वापस आएंगे और मज़ीद स्टोरीज ऐड करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आज के अपने आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे इलाकाई खबरों की। तो पहले आपको लिए चलते हैं तगवानी, जहां बलोचिस्तान को सिंध से मिलाने वाला खनोन नहर का पुल तबाही का मंजर पेश कर रहा है। अहले इलाका ने हुकाम से पुल की दोबारा तामीर की अपील भी की है। बिल्कुल, इसी पे रिपोर्ट कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा हादी बख्श। हादी बख्श, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की तरक्याती कामों की बात की जाए तो हमें नज़र कहीं भी नहीं आ रहे। हम आज
इस वक्त मौजूद हैं सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाले कहनू नहर के पुल पर। मैं आपको बताए चलूँ कि ये जो पुल है इंतहाई खस्ता हाल हो चुका है। यहाँ से हज़ारों लोग जो है डिस्ट्रिक्ट कश्मीर समेत जो दीगर अजला हैं उनको ये वाहिद पुल है मिलाता है। मैं आपको बताए चलूँ कि इंतहाई खस्ता हाल होने के बायस किसी भी वक्त हादसा भी रौनुमा हो सकता है। हमारे यहाँ मुसाफिरों से बात हुई, उनका कहना। ठीक है, बहुत शुक्रिया हादी, आप हमें बलूचिस्तान के कुछ इलाकों के हवाले से बता रहे थे। अब चलते हैं भक्कर शहर के नवाही इलाके कोटला जाम टिब्बा का हबीब शाह बॉयज़ प्राइमरी स्कूल बिल्डिंग खस्ता होने की वजह से कई माह से बंद पड़ा है। सूरत हाल है क्या, इस रिपोर्ट पे देखिए। हुकूमत के पढ़े लिखे पंजाब के दावे धरे के धरे रह गए। खस्ता हाल इमारत में कायम कोटला जाम टिब्बा का सरकारी स्कूल मसाइलिस्तान बनने की वजह से गुज़िश्ता कई माह से बंद है, मगर किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। करीब से गुजरने वाले सीवरेज नाले से जन्म लेने वाली बीमारियों से बच्चे मुतासिर और कई कई दिन तक पानी खड़ा रहने से स्कूल की दीवारें और कमरे जमीन बोस हो रहे हैं। एक मिडल बनाया वञे और दोबारा चार दीवारी वगैरह की थी वञे तो सेवर सिस्टम इंदा हो कीता वञे तो लिहाजा गरीब आवाम जरिए गरीब बच्चे वो तलीम हासिल के कर सकें। स्कूल की बोसीदा इमारत कई सालों से खतरे की घंटी बजा रही है। जरूरत है कि फौरी तौर पर स्कूल की तामीर नौ की जाए। इस स्कूल की इमारत जड़ी है इसको ढा के बड़ा बढ़ाया वञे, जमीन से भरा की वञे, काफी 4 कनाल जमीन है। कुछ माह पहले स्कूल की बिल्डिंग को एक्सपायर करार देकर बंद कर दिया गया है। स्कूल बंद होने की वजह से बच्चे प्राइवेट जगहों पर जलीलो खार हो रहे हैं और कुछ बच्चे तालीम छोड़कर घर बैठ गए। लिहाजा सारी इंतजामिया को गुजारिश है, मेहरबानी करें स्कूल दा हालात देखें तो इन बच्चों के नाल कोई तावन करें जो बच्चे तालीम हासिल करें। इलाका मकीनों की अक्सरियत महंगी फीसों वाले प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकती। इलाके का वाहिद सरकारी स्कूल बंद होने की वजह से गरीब बच्चों के तालीम हासिल करने का सिलसिला रुक गया है। जी नाजरीन, तो रिपोर्ट आपने देखी कि स्कूल किस तरह से ज़बोहाली का शिकार है। स्कूल एक ऐसी बिल्डिंग होती है जहाँ पे बच्चे जाते हैं और तालीम हासिल करते हैं, और ऐसे में ऐसी जगहों का इस तरह से खस्ता हाली का शिकार होना बड़ी अफसोसनाक बात है। यकीनन महकमा तालीम के लिए भी ये सवालिया निशान है और उनको नोटिस लेना चाहिए। तो नाज़रीन, यहाँ वक्त ख़त्म हुआ है प्रोग्राम का। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों नए तबसरों के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।